Very good afternoon to all of you. Welcome to the class. Today we'll be starting with Indian economy. ठीक है? This is the last chapter in our module, not the last chapter that we are doing. ठीक है? So अपना chapter 10 आ जाता है Indian economy. Okay? Now बेटा ये ना historical कम fact based कम economic का chapter है. ठीक है? इसमें firstly आप समझो कि when I talk about an economy, आई मीन अ डेजिग्नेटेड एरिया जिसका मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टडी कर रहा हूँ. ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि बोरीवली में सबका कितना इनकम है, तो मैं किन किन लोगों का इनकम गिनूंगा? जो बोरीवली में रहते हैं कि जो मुंबई में रहते हैं? बोरीवली में. सो जो इकोनॉमी वर्ड है ना बेटा, दैट इज अ डेजिग्नेटेड एरिया, एंड दैट डेजिग्नेटेड एरिया हैज टू बी confirmed by the word previous to it. Indian economy, Mumbai economy, financial, अरे फाइनेंशियल क्या, ग्लोबल इकोनॉमी एंड ऑल सच थिंग्स. सो इकोनॉमी एक डेजिग्नेटेड एरिया है, एक स्पेशल एरिया है जिसको मैं गिन रहा हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टडी करने के लिए. तो व्हेन आई से बेटा इंडियन इकोनॉमी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया के इकोनॉमिक एक्टिविटीज का. इज दिस क्लियर? यस. हमारा ये जो चैप्टर है ना बेटा, ऐसे दो पार्ट्स में और आगे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके तो हमारा जो फर्स्ट पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1759. ओके 1759 टू 1857. ये हमारा फर्स्ट पीरियड है. सेकेंड पीरियड जो है बेटा दैट इज फ्रॉम 1857 टू 1947. ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग एक तीसरा पीरियड भी ऐड करते हैं एंड दैट इज फ्रॉम 1947 टू 1991. और उसके बाद अपन और एक पीरियड स्टडी करेंगे विच इज़ एक्चुअली फ्रॉम 1991 टिल टुडे. सर टुडे कैसे? क्योंकि बेटा इसमें हम नीति आयोग के बारे में बात करने वाले हैं, एंड नीति आयोग वॉज स्टार्टेड इन 15, बिकेम फंक्शनल इन 17. तो उसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक. तो सर एक्चुअली चैप्टर के कितने पार्ट्स है? 2. प्री इंडिपेंडेंस मतलब 1757 टू 1947, एंड सेकेंड पार्ट इज 1947 टू टुडे. बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमको लॉजिकली समझे. ठीक है, अब सर ये सीक्वेंस करने का रीजन क्या है? तो बेटा रीजन बहुत सिंपल है. ये जो टाइम है इसके अंडर वी वर अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में. ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, नाउ इस टाइम पे इन लोग ने एनेक्सेशन चालू कर दिया था, चीज़ों को अपने रूल में लेना चालू कर दिया था, कंट्रोलिंग चालू कर दिया था, लॉस लगाना चालू कर दिया था, बंगाल का एनेक्सेशन कर दिया था, मेनी थिंग्स हैड हैपेंड. ओके, बट 1857 में एक सिग्निफिकेंट रिवोल्ट हुआ था. रानी लक्ष्मीबाई एंड मंगल पांडे एंड मेनी अदर अपने जो द रियल फ्रीडम फाइटर्स जो थे हमारे टाइम के, दैट. ठीक है, तो उनके स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट के बाद जब ऑलमोस्ट ब्रिटिश पावर क्रश हो गया था, ठीक है, दे ब्रूटली किल्ड द रिबेलियन, ब्रूटली किल्ड इट, बट दे वर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग इट. उसके बाद हमारा जो कंट्री है वो बन गया ब्रिटिश एम्पायर का कॉलोनी. मतलब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अब गवर्न नहीं किए जा रहे थे, वी वर डायरेक्टली अंडर द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश क्राउन. ओके, जो क्वीन थे उनके हम कॉलोनी बन चुके थे. कॉलोनी मतलब एक एम्पायर का जहाँ पे कंट्रोल होता है, जहाँ पे उसके लोग रहते हैं. सो वी वर कंसिडर एज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, बट कभी हमको ऐसा कुछ ट्रीट नहीं किया है भाई. हाँ, बिंदास पूरा एक्सप्लॉयटेशन किया है. ठीक है, कतरे कतरे बूंद का उन्होंने वसूल किया है. बट द पॉइंट इज कि जब हम लोग उसके रूल में आ गए अप टू द पॉइंट वी गॉट इंडिपेंडेंस, तब हमारी इकोनॉमी की क्या हालत थी? सी हिस्ट्री में बेटा आपने देखा है, हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या वो लाहौर सेशन हुआ था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ था, फिर स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, डांडी मार्च हुआ था, ये सब हुआ था. यस, ये सब हमें पता है. लाल बाल पाल है ना, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे सब था. देन हम लोग बात करते हैं अबाउट इंडियन आर्मी बीइंग सेंट ऑफ फॉर ये वर्ल्ड वॉर्स. many things happened, many things happened, but they are from the historical point of view. मतलब they are the story of what happened. We have to study the story of what happened to our economy. मतलब ये सब जब चल रहा था तो हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी? यू गेट द पॉइंट बेटा? यस, हमेशा स्टोरी के बहुत सारे एंगल्स होते हैं.
है ना. सो हमारी इकोनॉमी कैसे कर रही थी परफॉर्म उस टाइम पे, बिफोर एंड आफ्टर, हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही थी, उस पर क्या असर पड़ रहा था, एंड ये सारी चीजों की वजह से हमारी इकोनॉमी का क्या हो गया था, ये हमें स्टडी करना है. फिर 47 के बाद ना बेटा, ठीक है, वो दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है ना, वैसी वाली हालत थी. वी वर सो एग्जॉस्टेड ऑफ द 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल एंड मेनी अदर थिंग्स कि वी वर लाइक कि बस अब बाहर का कुछ भी नहीं. ओके, तो हम लोग का इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, यू नो, प्लानिंग ऐसा कि बस इंडिया में सब कुछ करो, इंडिया में सब कुछ बनाओ, हर चीज इंडिया से ही करवाओ, बाहर वाला कोई नहीं चाहिए. ठीक है. देन दैट फ्यूल्ड बाय द डेट वी वर टेकिंग, तो हम लोग 80s में ही क्रैश कर जाते हैं. बट 85 में थोड़ा अर्ली लिबरलाइजेशन चालू हो गया था, 85 में, तो थोड़ा बचा के रख रहा था. बट जब 1990s में सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, यस, देन द वॉर कहां पे हुआ था, वॉर, द गल्फ वॉर, है ना. तो उसके वजह से ऑयल प्राइसेस में आया हुआ सप्लाई शॉक, हमारा मेन कस्टमर यूएसएसआर का इकोनॉमी खत्म हो जाना, एंड मेनी अदर फैक्टर्स लेड टू 1991 का लिबरलाइजेशन. तो 1991 में जो हुआ उसको बेटा हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये कैसे था. फिर 51 से वी वर अंडर सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना, मतलब एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन था जिसको हम प्लानिंग कमीशन बोलते थे, which was responsible for implementing 5-year plans. ठीक है, कि 5 साल का इकोनॉमी का ग्रोथ प्लान क्या रहेगा. ऐसे हमारे 12 प्लान्स आ चुके हैं 5 years के, और बीच में एनुअल प्लान्स या रोलिंग प्लान्स थे. मतलब 61 का ड्रॉट, 62 का इंडो सिनो इंडियन वॉर, चाइना एंड अपना जो वॉर हुआ था, 65 में पाकिस्तान का वॉर हुआ था. वी हैव बीन थ्रू 4 wars. ठीक है, सो मेनी ईयर्स ऑफ ड्रॉट, तो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग. तो उस टाइम पे हम लोग एनुअल प्लान्स बनाते थे. मतलब भाई अभी फ्यूचर ही सर्टन नहीं है, 1 साल का बनाओ और आगे बढ़ो. गेट इट बेटा. तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीजें हो रही थी. देन 2017 में जब हमारा 12th प्लान खत्म हुआ, तब हम लोग ने इनिशिएट किया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसको हमने इनिशिएट किया. मतलब पहले कैसा होता था, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता था, सब कुछ सेंट्रल प्लानिंग कमीशन डिसाइड करेगा और तो आपको इंप्लीमेंट करना है, और आपको इंप्लीमेंट करना है. अब कैसा हो गया, नीति आयोग बिकेम एन एडवाइजरी, अ थिंक टैंक. मतलब थिंक टैंक कैसा, हम सबकी सुनेंगे, सबका सुन के हम डिसीजन लेंगे. रादर देन टेलिंग गवर्नमेंट की ऐसे ऐसे होना चाहिए, नाउ इट कैन एडवाइज गवर्नमेंट की ये करना बेटर होगा, ये करना बेटर होगा. तो नीति आयोग के क्या क्या फंक्शंस है, जैसे फार्मर इनकम डबल करना, फिर इंडिया का इंफॉर्मेशन हब बनना, देन द एंटरप्रेन्योरशिप समिट ऑफ 2017, ऐसे बहुत सारे रोल्स नीति आयोग ने प्ले किए. ठीक है. फिर नीति आयोग का क्या स्ट्रक्चर है, कितने फुल टाइम कितने पार्ट टाइम मेंबर्स, हाउ इट इज डिफरेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें. जितना डिटेल में आप जाओगे पागल हो जाओगे. बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, मेरा इकोनॉमी यहाँ कैसा था, यहाँ कैसा था, यहाँ कैसा था, और यहाँ कैसा है. दैट इज गोइंग टू बी आवर चैप्टर. क्लियर. यस बेटा. तो विद दिस इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर. ओके. तो प्री इंडिपेंडेंस, यस बेटा, प्री इंडिपेंडेंस हमारा कैसा हाल था. ठीक है. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिश मार्क्ड अ शिफ्ट इन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट. राइट. डू वी नो दिस. कहाँ गया. हाँ. India is believed to have the largest economy of ancient and medieval period. Medieval मतलब in the middle, ancient मतलब पुराने ज़माने, modern मतलब आज का, बीच का मतलब medieval. Okay, बीच का मतलब medieval. Economy consisted of self-sufficient villages. Self-sufficient मतलब वो villages अपना दाना पानी खुद कर सकते थे, अपने में trade करते थे, अपने में चीज़ें करते थे, and everything was good. Agriculture was dominant occupation and the
main source of livelihood for majority of the people. Highly skilled set of artisans and craftsmen existed. Industrial revolution in the latter half of the 18th century. 18th century मतलब बेटा 1700s to 1799. ठीक है बेटा, ये पीरियड में. लेटर हाफ मतलब 1750s. 1750s. The need to augment raw material supply as well as need for finding market of finished goods. होता क्या था बेटा, ब्रिटिश की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही छोटी थी. ठीक है, अब उस छोटी सी इकोनॉमी में वो लोग क्या ही रॉ मटेरियल्स लेके आएंगे. ठीक है, उसका क्या ही वो लोग प्रोसेसिंग करेंगे इन देयर फैक्ट्रीज एंड एवरीथिंग, एंड क्या ही उसका फिनिश गुड्स वो बेच पाएंगे. तो उन लोगों को क्या था, एक्सपांड करो. उनको क्या था, हाउ डिड दे डू दैट, उन्होंने इंडिया को अपना रॉ मटेरियल सप्लायर एंड फिनिश गुड्स का मार्केट बना दिया. ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल इंडिया से लो, उसको इंग्लैंड भेजो, वहां पे जाके उसके प्रोडक्ट्स बनवाओ और यहां पे आके बेचो, यहां पे आके बेचो. दिस वॉज देयर प्लान. नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड फ्रॉम एन एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स टू एन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये हो गया था, है ना. इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर सब्जेक्टेड टू हैवी टैरिफ्स. मतलब जो भी इंडियन गुड्स जाना है ना, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा टैरिफ्स वगैरह लगाए जाते थे. देयर वाज दिस वन स्टोरी जहां पे उन्होंने बताया था कि देयर वाज दिस लेडी हु वाज कैरिंग अ हैंडकरचिफ मेड फ्रॉम खादी मटेरियल इन लंदन. ठीक है, तो उनको उसने उस टाइम पे कुछ 30 या 50 पाउंड्स का फाइन लगाया था, मतलब लाख 1.5 लाख रुपए का फाइन लगाया था, बिकॉज शी वाज कैरिंग द हैंडकरचिफ मेड फ्रॉम इंडिया. they never wanted Indian exports to go out. हमने कल पढ़ा था ना प्रोहिबिटिव टैरिफ्स. प्रोहिबिटिव टैरिफ्स क्या है, इतना हाई टैरिफ लगा दो कि लोग एक्सपोर्ट ही ना करें, वैसा वो लोग लगाते थे. ठीक है, और उनका प्लान कैसा था, बहुत ही सिंपल था. इंडिया से जो रॉ मटेरियल जाएगा ना, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा. फॉरेन गुड्स जो आएंगे उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा. इंडिया से जो फॉरेन गुड्स जाएंगे उस पर हैवी टैरिफ लगाया जाएगा. फिनिश गुड्स जाएंगे उस पर हैवी टैरिफ लगाया जाएगा. तो ऑटोमेटिकली ओके, imports were charged lower tariffs under policy of discriminatory tariffs followed by the British. Export of finished goods relatively costlier than imports were cheaper. Problem was aggravated मतलब और intense हो गया by shift in patterns of demand by domestic consumer favoring foreign goods. मतलब ये सब हम झेल जाते हैं, बट अपने ही लोगों ने क्या बोला, यार ये सस्ता आ रहा है, ये अच्छा आ रहा है. Machine good products will definitely be better than hand stitched products, will definitely be cheaper. Yes or no? Yes. Okay, so that is why beta that became a problem. Okay, thank you beta. पीपल who were artist, मतलब वो कोई स्किल सेट और वो चीज़ें रखते थे जिसकी वो लोग बनाते थे. मतलब बनारसी साड़ी, फिर लखनवी चिकन वर्क वाली साड़ीज, ऐसे सब. दीज आर ऑल कॉल्ड एज आर्टिजन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स. ओके, चलो नाउ ये जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहे थे वो कैसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, मतलब कैसे हमको इकोनॉमी में दिख रहे थे. लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा था, लैंड पे प्रेशर आ गया था बिकॉज ऑफ सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग. मतलब वो लोग क्या करते थे, एक बड़ा सा लैंड लिया, वहाँ पे जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है उसको लैंडलॉर्ड या ज़मींदार बना दिया, और फिर बोला ये सब जो छोटे छोटे फार्मर्स है इनसे बहुत सारा टैक्स वसूल करो और हमको लेके दो. और कैसे थे ये लोग पता है, अभी क्रिश को मैंने लैंडलॉर्ड बनाया, ठीक है, ज़मींदार बनाया, ठीक है. अब ये तो है ही लालची, मैं भी लालची. मैं इसको क्या बोला, देख मेरे को 100 रुपये का टैक्स चाहिए, तू कितना इनसे लेगा ना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है. और ये लोग पुलिस पे गए या कुछ भी गया ना तो मैं देख लेगा, पुलिस मेरा ही है.
ये लोग कहीं नहीं जा सकते। इनको अगर रहना है, खाना है, पीना है, तो वो देना ही पड़ेगा जो तू मांग रहा है। बिंदास मांग, मेरे को सिर्फ 100 रुपये चाहिए। तो सब इंडियंस को इतना लालच, इतना ग्रीड, इतना सब चीज़ों में फंसा हुआ था। देखो, कोई भी फंसा नहीं, तुम फंसे मतलब तुमको वो करना ही था। ठीक है, यू कैन ब्लेम एनीबडी बट यू वर द कल्प्रिट। ठीक है, तो वो है। Imports of cheap machine goods made goods from Britain, an overt shift of taste and fashion of Indians in favor of imported goods. आज भी हम लोग जीन्स एंड ये सब पहनते विदाउट इवन रियलाइजिंग कि वो हैबिट कहाँ से आती है, वो प्रोडक्ट कहाँ से आता है। ठीक है, टुडे इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन बट द कल्चर टू वेयर जीन्स, वेयर डज दैट कम फ्रॉम? ओके, जमींदारी सिस्टम मैंने आपको समझाया। एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड बिकॉज इंक्रीज डिमांड फॉर लैंड अंडर टेनेंसी। लैंड अंडर टेनेंसी मतलब क्या होता है? अभी हितेंद्र है, हितेंद्र के पास लैंड नहीं है बट उसके पास इतना पैसा है कि वो लैंड को रेंट कर सके। तो आई एम द ओनर एंड ही इज द टेनेंट, ही इज द टेनेंट। तो टेनेंसी की डिमांड बढ़ रही थी। ओके, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म मतलब उस जमीन पे प्रोडक्टिविटी के लिए खाद, फसल, अच्छा आउटपुट आए, बेटर आउटपुट आए, वो सबको किसको पड़ा नहीं था, बस पैसा निकालो। ठीक है, नोबडी वॉज टेकिंग दी ओनरशिप। हाई इनडेटेडनेस मतलब बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ डेट, कर्जे में होना। ठीक है, बहुत ज्यादा कर्जे में होना। देन ग्रोथ ऑफ अ क्लास ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स जो थे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थे, बहुत ही ज्यादा। Modern industrial enterprises in colonial India started to grow in the mid 19th century. The cotton mill industry in India has 9 million spindles in 1930s. ठीक है, स्पिंडल्स मतलब वो जो यान को हम लोग लपेट के रखते हैं ना, वो। ठीक है, जिससे धागा अपन लपेट के रखते हैं। कॉटन लिया, उसका धागा बनाया, धागे से शर्ट बनता है, तो धागा जिस चीज पे लपेट के रखते हैं ना उसको स्पिंडल बोलते हैं। ओके, एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन जूट मिल इंडस्ट्री वाज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको पता है एक चीज, जो जूट है ना, जूट वो सिर्फ और सिर्फ बे ऑफ बंगाल के सुंदरबंस में बन सकता है। जो सुंदरबंस है ना, कोलकाता और बांग्लादेश के बीच का, बांग्लादेश वाज फर्स्ट इंडिया। पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना, राइट? तो बांग्लादेश वाज इंडिया, इट वाज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, राइट? तो वो जो सुंदरबन का रीजन है ना, वहां पे ही जूट बन सकता है। इंडिया वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट। आज के डेट में भी इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट आफ्टर बांग्लादेश। ठीक है, आफ्टर बांग्लादेश, दैट इज द फैक्ट। गेट द पॉइंट? यस, तो ये है। In addition, brewing, paper milling, leather making, matches, rice milling industries developed during the century. Heavy industries, iron industry established as early as 1814 by the British capital. Before the Great Depression, India was ranked as 12th largest industrialized country. Great Depression कब आया था? Yes, ठीक है? All right. So ये 1930, 1929 और 1928 के रिगार्डिंग बहुत डिबेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। बट इट इज अकॉर्डेड टू 1929 फॉर अ सिंपल रीजन। अक्टूबर 1929 में जब यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ ना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। बट सिंस इट वाज अक्टूबर 1929, कुछ लोग बोलते हैं वो स्टार्ट हुआ था 30s में। ठीक है, आई स्टिक टू 29, मॉड्यूल में 30 दिया है, यू कैन स्टिक टू दैट। ओके, 30 एमसीक्यू अपना माई बाप, जो एमसीक्यू बोलेगा वो सच है, बाकी सब झूठ। तो यू मार्क 29 एंड 30, दिल गिव यू दैट ऑप्शन। ऐसा थोड़ी बैठे कि इसको कंफ्यूज करेंगे फिर इसके मार्क्स ले लेंगे, मजा आएगा। ठीक है, शेयर इन द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेयरली रीच 7% इन 1949। मतलब हम जहाँ पे हेविली इंडस्ट्रियलाइज, 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री इन द वर्ल्ड थे, वहाँ से हम सीधा 7% आउटपुट आ गए थे। मतलब इंडिया 100 रुपये कमा रहा था, तो उसमें से सिर्फ 7 रुपये इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहे थे। आर वी क्लियर बेटू? यस, ओके। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब अब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, तो अब क्या चल रहा है? इंडिया वॉज ओवरवेलमिंगली रूरल, इनहैबिटेड बाय मोस्ट इलिटरेट पीपल, एक्सीडिंगली पुअर। बेटा आप समझो, जब आप 100 साल किसी कंट्री पे राज करते हो और वहाँ पे एजुकेशन, इकोनॉमी और सब चीज़ों की डैश डैश कर देते हो, तो
तो उसके बाद ना कोई भी जनरेशन स्मार्ट, पढ़ा लिखा या अमीर नहीं निकलता है। तुमने 100 साल तक किसी चीज को अब्यूज किया है, ठीक है, 200 साल एक्चुअली। मैं तुमको बोलूं क्रिश है, ठीक है, क्रिश अगर 30 इयर्स का हुआ एंड ही हैज हिज सन, उसके सन 30 इयर्स का हुआ एंड ही हैड हिज सन, उसका उसका पोता, मतलब क्रिश ऑफ 90 इयर्स, क्रिश ऑफ 90 इयर्स, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हिज पोता विल हैव अ सन। एंड क्रिश जब तक 100 साल का होएगा ना, उसका पर पोता 10 साल का हो चुका होगा। 4 generations of the family under British rule, and you make it 200 years, तो 8 generations, and you multiply that with the fact कि 30 साल में शादी नहीं होती थी, 17 साल में, 18 साल में, 16 साल में शादी होती थी। तो 100 साल के अंदर, 100 साल के अंदर इंस्टेड ऑफ 4 ना, आपके 5 से 6 जनरेशन्स आ जाएंगे। आज आपको ना मैं पूछूं ना कि आपके दादा के पापा का नाम आपको पता होगा, जैसे मुझे पता है पापा, दादा, परदादा, उसके आगे का नाम बताओ, पता होगा आपको? नहीं, अरे मोस्ट कॉमनली नहीं पता होगा ना बेटा। आप समझो, यू डोंट नो द नेम ऑफ द 4th जनरेशन, बट यू नो दैट 4th जनरेशन वाज आल्सो अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो इंडिया वाज ओवरवेलमिंगली रूरल, इनहैबिटेड बाय illiterate people, exceedingly poor. Literacy was just 18%. Education नहीं है, literacy, literacy मतलब जो लोग सिर्फ अपना नाम पढ़ और लिख सकते किसी एक लैंग्वेज में, people who can read and write, okay, in any one particular language are called as literate people. मतलब suppose मेरी मॉम है, ठीक है, my mom can not speak English and she can understand Gujarati and she can speak in Gujarati, तो she is literate, तो शी इज लिटरेट, क्योंकि एक लैंग्वेज में उनको पढ़ना लिखना आता है, दैट इज लिटरेसी, ओके। 32 years of life expectancies. India's poverty was not just in terms of income, in terms of human capital. मतलब हमारे पास ऐसा स्किल्स, ऐसा एजुकेशन, ऐसे लोग भी नहीं थे जो इंडिया को ऊपर ला सके। 32 years का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बट सर तब तो ज़माने में बहुत लोग ज़्यादा जीते थे। बेटा इतने ज़्यादा लोग यंग मर जाते थे ना कि पूरा एवरेज नहीं चाह चुका था। हाँ हाँ, फेमाइन्स, डिजीजेस, एवरीथिंग, पॉवर्टी, फेमाइन्स, हंगर, many things, okay. The Nehruvian model, social and economic redistribution, industrialization directed by the state was put into place. मतलब जो अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने जो मॉडल अपनाया था वो यूएसएसआर का अपनाया था, द सोशलिस्टिक मॉडल। तो सोशलिस्टिक मॉडल को हम लोग यहाँ पे नेहरूवियन मॉडल बोलते हैं। प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड, डू वी नो दिस? यस, है ना बेटा, चैप्टर के स्टार्ट में बताया था। Carried 5 years plans. India's political leadership was keen on establishing an economic system to carry out necessary investment in coordination with private sector. Planned modernization supports industrialization. Industrial policy of 48 expanded role of public sector licensing to the private sector. Granted state monopoly for strategic areas such as atomic energy, arms, ammunition and railways. तब सिर्फ गवर्नमेंट या स्टेट ही वो कर सकता था। 1950s में 2 इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही थी, नेहरूज विजुअलाइजेशन टू बिल्ड अ सोशलिस्टिक हैवी इंडस्ट्री सोसाइटी, गांधीयन फिलोसॉफी ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। उन्होंने क्या बोला कि जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री वो हर एक गांव में लगवाओ, अगर गांव का उद्धार होगा तो देश का उद्धार होगा। एंड नेहरूवियन मॉडल क्या था कि सेंट्रल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इंडिया में हैवी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। सी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो उसका इकोनॉमिक रिजल्ट कुछ भी हो, एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दोस टाइम का इकोनॉमिक पॉलिसीज। बट 2008 में जो अपने को शॉक लगा था ना ग्लोबल रिसेशन का, वो इतना जोर का नहीं लगा था फॉर वन रीजन, वन ऑफ द रीजन वाज आवर हैवी इंडस्ट्रियल, हैवी बेसिक इंडस्ट्रीज, सॉरी बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज का जो अपना स्ट्रॉन्ग कोर सेक्टर था वो था, ठीक है। Industrial policy of 56 provided comprehensive framework for industrial development. Guiding principle supported enormous expansion of the public sector. India followed an open foreign investment policy. Balance of payment crisis emerged in 1958. Concerns regarding foreign exchange. Depletion arose. First 3 decades after independence, India's average annual rate is known as the Hindu growth rate, that is modest of 3.5%.
इसको हिंदू ग्रोथ रेट बोलने के पीछे कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं है, बट द ओनली रीजन इट इज कॉल्ड सो, ठीक है, क्योंकि लो रेट्स ऑफ ग्रोथ था, हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी था, एंड लो लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, ठीक है. Thrust of the first decade and half was on capital goods, capital intensive project. मतलब first 15 years हम लोग उस पे फोकस कर रहे थे. First major shift in economic strategy came in the mid 60s. Mid 60s में क्यों आया? क्योंकि late 60s and early 70s में green revolution आया था, ठीक है. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? मेक्सिको में बेटा वी फाउंड आउट अ टाइप ऑफ सीड जिसको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया था, मॉडिफाई किया गया था, जिसको अगर आप हैवी डोजेज ऑफ वाटर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स दो तो आपका आउटपुट पर हेक्टर बढ़ जाता है. मतलब इफ आई एम यूजिंग रेगुलर सीड्स, इतने एरिया में मेरा 5 टन्स आउटपुट है, एंड इफ आई एम यूजिंग HYV सीड्स, उसी एरिया में से मेरा शायद 7 टन्स आउटपुट आ जाता है. सो दिस वॉज बिकॉज ऑफ हाई yielding variety of seeds. Clear betu? Yes? Okay. Agricultural development till institutional model, that is land reforms, not much importance was given to technocratic areas. मतलब टेक्नोलॉजी में जो ग्रोथ चाहिए, इनोवेशंस चाहिए, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया था. Continuous failures of monsoon, 2 severe and consecutive droughts struck India in 66 and 67. India had to depend on United States for food aid under PL 480. PL 480. Increasing productivity in agriculture was given highest priority. The Green Revolution was materialized by innovative farm technologies including high yielding variety seeds, intensive use of water, fertilizer, pesticides. गवर्नमेंट ने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था 69 में एंड 80s में. नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट ने उसको अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया ताकि उसका सर्विसेज, उसकी सारी चीज़ें वो रेगुलेट कर सके एंड देश भर में वो सर्विसेज पहुंचा सके. देन हमारा लाइसेंस राज था. लाइसेंस राज क्या था कि भाई अगर क्रिश को कोई भी इंडस्ट्री खोलना है तो ही विल हैव टू टेक अ लाइसेंस. वो लाइसेंस आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से. सेंट्रल गवर्नमेंट वो लाइसेंस देने के लिए इसको इतना रुलाएगा, इतना थकाएगा और इतना पैसा लेगा ना कि वो डिस्करेज हो जाएगा. तो प्राइवेट इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्री सेटअप हो सकती थी लाइसेंस लेने के बाद, वो इतना डिस्करेज चल रही थी कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर ओवरवेल्म कर रहा था. एंड पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा बेकार, जीरो एफिशिएंसी, zero work and lot of bureaucratic and other such nonsense. Yes. Then the external shocks in 3 wars, 62, 65, 71, major droughts of 66 and 67, an oil shock of 73 and 79. इन सारी चीज़ों ने contribute किया था to our economy का deterioration. हमने MRTP एक्ट निकाला था 1969 में. MRTP एक्ट क्या होता है कि बच्चा अगर कोई कंपनी है जो 100 करोड़ के ऊपर काम कर रही है तो उसके ऊपर ये एक्ट लागू हो जाता था. व्हाट वी वांट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा कोई और कंपनी ना बन जाए, बट उसके चक्कर में हम क्या डिस्करेज कर रहे थे? ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ द वेल्थ ऑफ द पीपल. एम्ड एट रेगुलेशन ऑफ फर्म्स विच हैड रिलेटिवली लार्ज मार्केट पावर. इन 67 पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स फॉर एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर बाय स्मॉल सेक्टर वाज इनिशिएटेड. हमने बोल दिया ये सारे प्रोडक्ट्स है ना वो खाली स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री बना सकती है, मीडियम और लार्ज को अलाउड नहीं है. स्मॉल सेक्टर के पास ना ऐसी टेक्नोलॉजी ना ऐसा मैन पावर, तो उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा सफ़र किया. हमने लेबर इंटेंसिव ग्रोथ भी एनकरेज किया था. आर वी क्लियर? यस. ओके. एरा ऑफ रिफॉर्म्स. एरा ऑफ रिफॉर्म्स एक्चुअली गिना जाता है 1991 से, बट हमें पता है कि 1985 में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, तो हम लोग बोलते हैं लेट 1980s या 1980 से एरा ऑफ रिफॉर्म्स चालू हो गया था. रिफॉर्म मतलब जो चीज़ें फॉर्म हो चुकी है उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर बदलना. ओके. एफर्ट्स वर इनिशिएटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू रिस्टोर रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी. मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दिया गया था. लिबरलाइजेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ. एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द 6th प्लान पीरियड and 7th plan period was 5.7, 5.8. In 85, de-licensing of 25 broad category of industries was done. इसका मतलब क्या कि ये आपको अगर इंडस्ट्रीज खोलनी है तो आप ऑटोमेटिकली खोल सकते हो, लाइसेंस लेने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा. लाइसेंस लेने के लिए वेट
नहीं करना पड़ेगा. Facility of broadbanding to allow flexibility and rapid changes in their product without going through fresh licensing. Firm may switch production between different production lines. तो अभी क्रिश मेरे को बोलता है कि सर मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, फिर वो बोलता है नहीं सर मेरे को एक्चुअली ना इकोनॉमिक्स पढ़ना है. तो बोलता हूँ नहीं, फॉर्म फिल कर, जस्टिफाई कर, 10 मिनट बैठ के मेरे को आंसर बता कि क्यों तुझे अब इकोनॉमिक्स करना है. ऐसा चलेगा क्या? नहीं. तो हमने वो हटवा दिया. रिलैक्स द होल्ड ऑफ लाइसेंसिंग एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स इन लार्ज एमआरटीपी फर्म्स. मतलब उनका जो लाइसेंसेस था या किस पीरियड के लिए वो होल्ड करते थे उसकी बात हो रही है. एमआरटीपी रेगुलेशन वाज रेज्ड फ्रॉम 20 करोड़ टू 100 करोड़. मैंने आपको बोला था 100 करोड़ के ऊपर के जो फर्म्स थे उसमें एमआरटीपी अप्लाई हो जाता है. यस. Excise duties were converted into modified value added tax. SEBI was established on 12th April 1998, came to function in 1992. General license list was steadily expanded. General license मतलब इन चीज़ों के लिए कोई special permits वगैरह नहीं लगती, आपको ऐसे ही मिल जाता है. Export incentives were introduced. Exchange rate was set at a realistic level. हमने 2 बार करेंसी को डिवैल्यूएशन किया था. ठीक है, 2 बार करेंसी का डिवैल्यूएशन किया था ताकि वो मार्केट में मैच कर सके. प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स ऑफ सीमेंट एंड एल्यूमिनियम लगाए. रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाज डेप्रिशिएटेड बाय अराउंड 30% फ्रॉम 85 टू 86 एंड 89 टू 90. बोला मैंने आपको ये. ठीक है. प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स वर इनहिबिटेड ड्यू टू रीजन सच एज कोविलेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी. मतलब इतना कुछ ढंग का लाइसेंस पॉलिसी था नहीं और बहुत मेहनत था, बहुत एक्सप्लॉयटेशन था, बहुत ब्यूरोक्रेसी थी, बहुत ज़्यादा करप्शन था. पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखी थी. 17 इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर. मतलब प्राइवेट सेक्टर उसमें जा ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता उसमें. और पब्लिक सेक्टर तो बहुत काम कर रहा था, वो तो तुम्हें भी पता है. यस. एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल्स. Foreign investment and foreign competition were not allowed, affording protection to domestic industries. आपको पता है कोको कोला पहले भी इंडिया में आया था, फिर वापस चला गया था, देन फाइनली 1991 में आया था. ठीक है. सो ऐसी सब चीजें होती थी. पूछ. मेटिकुलस मतलब एकदम ध्यान से, डिटेल को ध्यान में रख के प्लान करना. बिग. एनॉर्मस मतलब बिग, ह्यूज. 10 years. 10 years. Decade means 10 years. मतलब इट वॉज प्लेगिंग इट, उसका मेजर रीजन वो वहीं पे था. इनहिबिटेड मतलब कहीं पे रहना. ओके. सो वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट थिंग्स वर लाइक दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस रीजन. चलो. एरा ऑफ रिफॉर्म्स 1991. Fiscal initiatives for enhanced economic growth in 80s. Fiscal deficit was financed by huge amounts of domestic as well as external debt. Huge deficit led to swelling of public debt, large proportion of government revenues, interest payments, etc. Surge in oil prices directed by the Gulf War in 90. Foreign exchange reserve touched the lowest point of $1.2 billion for only 2 weeks of imports. Tightening import restrictions did not help, but we did that. India had to depend on external borrowing from IMF, fragile political and crisis of confidence. Fragile political situation थी because of this, and confidence in the Indian economy was shaken, and there was no such absolute confidence in the working of Indian economy. तो जब इंडिया IMF के पास गया ना, तो अच्छा हाँ पहले ये लाइन. Collapse of Soviet Union and spectacular success of China based on outward oriented policies for lessons from the Indian policy makers. Yes, popularly known as LPG, its objectives were so and so. Now, when I talk about crisis of confidence या fragile political situation, what I mean is के उस टाइम पे हम लोग ने क्या किया था to avoid the situation.
ठीक है. वेरी फ्यू पीपल नो कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आरबीआई सेव्ड द डे. ओके, आरबीआई ने अराउंड 400 करोड़ रुपीस का गोल्ड गिरवी रखा था एंड बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये दो ही थे जो अग्री कर रहे थे ऐसा कुछ भी करने के लिए, क्योंकि आरबीआई के एक्ट के हिसाब से आरबीआई का गोल्ड देश के बाहर नहीं जा सकता. एंड ब्रिटेन और जापान ने बोला कि भाई तुम अगर बाहर भेजोगे तो हमको कैसे पता कि वो गोल्ड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं. हाउ विल वी सिक्योर आर फंड्स. तो इसके लिए ओवरनाइट वो सब शिपिंग हुआ था, एक्ट में चेंज किया था एंड मेनी थिंग्स हैपेंड. एंड वो टाइम आरबीआई ने संभाल लिया था. तब तक हमने फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सबको कन्विंस किया था कि भाई हम करेंगे. उसे बोला पॉसिबल ही नहीं है इंडिया, तुम देखो तुम्हारा सिचुएशन, हम अभी लोन दे देंगे तुम्हारा हालत वही हो जाएगा. दैट हैज बीन हैपनिंग बिकॉज आपकी इकोनॉमिक मेजर्स करेक्ट नहीं है. आपकी इकोनॉमिक मेजर्स करेक्ट नहीं है. आप प्रॉमिस करो कि आप इस पे काम करोगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ही हम आपको ये फंडिंग्स प्रोवाइड करेंगे. तो ensure that a new economic policy is in place. Clear? Yes? Okay. ओरिएंटेशन किया था, मार्केट फ्रेंडली इकोनॉमी बनाया था, सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फिस्कल डेट करने को बोला था, एंड वन ऑफ द थिंग्स वी डिड वाज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है, ये अराउंड लेट 1980s में आया था एंड उसको पूरी तरह रिन्यू किया गया था इन 2003. तो अभी उसको एफआरबीएम एक्ट 2003 कहा जाता है. पॉलिसीज को ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स में टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट. मतलब अभी जो तुम्हारा ऊपर नीचे चल रहा है, बहुत ही हाई प्राइसेस बिकॉज ऑफ द सप्लाई शॉक, एंड खराब मतलब एकदम खराब बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, उसको ठीक करो. मतलब अभी जो तुम्हारी हालत खराब है पहले उसको स्टेबलाइज करो. ठीक है. एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स विच आर लॉन्ग टर्म, मतलब ऐसे मेजर्स लो जो लॉन्ग टर्म में भी काम करे और तुम्हारी हालत ना बिगाड़े. ठीक है. तो हमने फिस्कल रिफॉर्म्स क्या लाए, स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर किया, टैक्स कंप्लायंस का प्रोसीजर इजी किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम किया, कर्ब मीन्स कम करो, ग्रिप में लाओ, सब्सिडीज में रिडक्शन किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट की इक्विटी होल्डिंग्स का ताकि उससे पैसा आए, एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन किया. वर्स्ट बात क्या थी पता है, ये सब करके तुम्हारा एक एसेट, सपोज तुम्हारे घर का गोल्ड बेच के तुम कैश लेके आए, ठीक है, उस कैश से तुम तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हो. ऐसी हालत है इंडिया की. इंडिया के एसेट्स जब लिक्विफाई हो रहे थे ना, तो इंडिया का वो एसेट का पैसा यूज हो रहा था टू पे फॉर इंडिया के एक्सपेंडिचर्स. एसेट से लोन रीपे नहीं हो रहा था, एसेट से एसेट नहीं आ रहा था, एसेट से खर्चे निकाले जा रहे थे. दैट्स व्हाई डिसइन्वेस्टमेंट फेल्ड. ठीक है. मॉनेटरी सेक्टर में इंटरेस्ट रेट का स्टेबलाइजेशन, रिडक्शन इन कंट्रोल्स बाय बैंक ऑफ आरबीआई, ओपनिंग न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स, रिडक्शन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, बाय द नरसिम्हन कमेटी. जो भी एक कमेटी बनाई जाती है कोई भी एक्शन लेने के लिए या सजेशन देने के लिए, M2 AM2 जा जा जा. ठीक है. तो उसके जो चेयरमैन होते हैं ना, हु इज द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, उनके नाम पे वो कमेटी का नाम आता है. द तेंदुलकर कमेटी, द नरसिम्हन कमेटी, द दिस कमेटी, द दैट कमेटी. सिंपली मीनिंग दिस पर्सन वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी. Are we clear? Yes? Okay. लिबरलाइजेशन ऑफ बैंक ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी. बैंक के ब्रांच लगाने के लिए तुमको लाइसेंस लेना पड़ता था कि यहाँ पे क्यों खोलना है, यहाँ पे क्या करोगे, ये कैसा करोगे, वो कैसा करोगे, वो उन्होंने हटा दिया. ठीक है. डिस्क्लोजर ऑफ इनकम एंड प्रोविजंस फॉर बैड डेट वर इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. मतलब बैंक्स वगैरह अपने कैसे इनकम डिस्क्लोज करेंगे, बैड डेट्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनको कैसे दिखाएंगे, एंड सो ऑन. ठीक है. बेटू तू थोड़ा एडजस्ट हो जाना, मेरे को हितिक्षा नहीं दिख रही है. हाँ, अंदर हो जाए या बाहर हो जाए. ठीक है. यस, हितिक्षा समझ रहे ना बेटू, पक्का. ओके. देन कैपिटल मार्केट्स में हम सेबी लेके आए और मैंने आपको कहा था उसका रिकग्निशन आया 1992 में. मैंने आपको कहा था कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसके साथ साथ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई थी. लाइसेंस राज हमने खत्म कर दिया. 8 सेक्टर्स एंड लास्ट में सिर्फ 2 सेक्टर्स हमने पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखे, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट.
MRTP आपको रिस्ट्रक्चर किया था और आज के डेट में वो एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट करता है कंपटीशन एक्ट 2002, एग्जिस्ट करता है कंपटीशन एक्ट 2002। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन डी रिजर्व्ड, मतलब जिन चीज़ों के लिए हमने बोला था ना कि ये तो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करेगी, वो हमने डी रिजर्व कर दिया, अब कोई भी कर सकता है। पब्लिक सेक्टर मोनोपोली इन मेनी सेक्टर्स, 8 इंडस्ट्रीज विच आर ऑफ इंपॉर्टेंस टू स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, मतलब ऐसी जिनसे हमारे कंट्री की सिक्योरिटी वगैरह अफेक्ट होती है वो। ऑटोमेटिक अप्रूवल वॉज इंट्रोड्यूस फॉर FDI अप टू 51%, मतलब 51% तक आपको अगर FDI मिल रहा है तो ले लो, ऑटोमेटिक अप्रूवल है, ऑटोमेटिक अप्रूवल है। एक्सटर्नल ट्रेड वॉज फर्दर लिबरलाइज्ड, हाईएस्ट टैरिफ वॉज 355 to 85%, फिर उसको 50 लाया गया एंड आज के डेट में सिर्फ 10 पे लेके आ गए। रुपी को 18% से डिवैल्यू किया था। गवर्नमेंट होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को डिसइन्वेस्टमेंट हमने किया था। आर वी क्लियर? यस बेटा, ओके। देन ईजिंग ऑफ ट्रेड कंट्रोल्स की वजह से क्या हुआ, स्टेबल FDI आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया, डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इंडियन रुपी पे प्रेशर कम हो गया, इंक्रीज इनकम, लार्जर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाई लेवल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड हो गए, पॉवर्टी सब्सटैंशियली रिड्यूस हो गई है, कंपटीशन इन सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैव अचीव फिनोमिनल ग्रोथ, वैल्यू एडेड शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज हैज डिक्लाइन, मतलब इसके वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर जो है वो ज़्यादा बेटर कर रहा है, उसका मतलब वो होता है। इन्फ्लेशन एंड हाई लेवल ऑफ डेट एज अ शेयर ऑफ GDP वॉज देयर एट 86%, मतलब हम लोग 100 रुपये कमा रहे थे और हम लोग 86 रुपीज़ डेट में थे। इंडियाज डेट इज हायर देन एवरेज ऑफ 64.5%। रोबस्ट એટલે अलग अलग तरह की बिग इफेक्टिव डिमांड जितनी हमको चाहिए थी ना उतनी आ रही है इन ऑल डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, अभी ग्रोथ रेट है तो कैसे हमारा ग्रोथ रेट था आप देख सकते हो, फ्रॉम 1, 5 एंड सो ऑन वी आर मूविंग टू गुड नंबर्स। 2020 में ऑब्वियसली कोविड के वजह से नेगेटिव हुआ था। आर वी क्लियर बच्चा पार्टी? आर वी क्लियर बच्चा पार्टी? ओके ठीक है, प्लीज नीति आयोग के 2-3 सेंटेंसेस जो है वो पढ़ना स्टार्ट करो। ओके तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि नीति आयोग को लाया गया था 12th 5 ईयर प्लान के बाद। यस 2015 में इसका इजाद हुआ था, 2017 में ये फंक्शनल हो गया था। ओके सो 1 जनवरी को प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड। शेयर्ड विजन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सारे स्टेट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें इकोनॉमिक ग्रोथ एक्टिविटीज़ में। मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट विलेज लेवल, मतलब विलेज लेवल पे ग्रोथ कैसे करे उसका प्रॉपर प्लान। नेशनल सिक्योरिटी को इंटरेस्ट देना चाहिए। सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी को जिनको ज़्यादा वीक है उनको स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिज़ाइन करो। पार्टनरशिप्स बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स करो। नॉलेज एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम बनाओ। स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर बनाओ, मतलब जहाँ से हम सारे रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं विच आर नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग, बिजनेस सेटिंग अप, कंट्री रनिंग एंड ऑल सच थिंग्स। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है, आज तक नीति आयोग ने कौन से इनिशिएटिव्स किए हैं? रिप्लेसिंग द प्रेवलेंट यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी, मतलब सारे रिसोर्सेज यूज़ करो एंड ख़त्म करो, अपने को सिर्फ इकोनॉमी के GDP से मतलब है, वैसा नहीं। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम लोग को सारे के सारे जो भी नेशनल लेवल के डेटाज है वो एक्सेस कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड आवर कंट्री का इकोनॉमी। शून्य कैंपेन एम्स टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन इंडिया, है ना, AQI जो है उसकी बात हो रही है। अमृत इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंडिया की पॉलिसी इनसाइट्स, मतलब इंडिया जो पॉलिसी ले रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन रहा, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, वो सारी चीज़ें। मिथेनॉल इकोनॉमी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कन्वर्टिंग कोल रिजर्व्स एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू मेथेनॉल, ताकि मेथेनॉल से हम गैस चला सके, मेथेनॉल से हम हमारी गाड़ी वगैरह चला सके। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट इनटू पोटेंशियल ऑफ सेक्टर प्रोवाइड अ स्टिमुलस टू एक्सपोर्ट्स। मेजर शॉर्टकमिंग्स ऑफ नीति आयोग इज एक्सक्लूजन फ्रॉम द बजटिंग प्रोसेस, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, बजट में उसके सारे इनपुट्स लिए जाते हैं। आर वी क्लियर बच्चा पार्टी?
यस, ओके. नाउ लिसन टू मी. इसके बाद ना प्राइमरी सेक्टर, उसके मेजर्स कि क्या होना चाहिए, फिर उसके इश्यूज क्या है, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर उसके चैलेंजेस क्या है, फिर टर्शरी सेक्टर. ऐसे हमको तीनों सेक्टर के बारे में दिया हुआ है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर फर्स्ट गोइंग टू रीड द चैलेंजेस. ठीक है, इश्यूज क्या फेस होते हैं, इश्यूज के बेसिस पे मेजर्स आते हैं, और फिर हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे. क्यों? प्राइमरी सेक्टर में उसका परफॉर्मेंस, उसकी हिस्ट्री, उसकी ऐसी सब चीज़ें दी हुई है, हमें उसका मतलब नहीं है. दैट इज इंफॉर्मेशन. व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं एंड हम लोग उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं. क्लियर बेटू? यस. तो चलो लेट्स फोकस ऑन द इश्यूज. स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. अब एक बात बताओ, तुम्हारा एक सिंगल क्लासरूम है तो तुम बेटर फैसिलिटीज और ये सब करने का सोचोगे क्या? When you have a very small land holding, will you try to have scientific methods of plowing and tractor लेके आओ, अगर ये करोगे वो करोगे? अबे तुम कमाते ही इतना हो, कैसे करोगे? Okay? Increasing stress on water resources and soil fertility, right? Inadequate agro processing. जब आप एग्रीकल्चर गुड्स बना लेते हो उसके बाद उनका प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो आपने बैठ के रिवाइज नहीं किया तो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में प्रोसेस होगी नहीं. वैसे एग्रीकल्चर आउटपुट है, उसका प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है. मतलब उसका पैकेजिंग, ग्रेडिंग, लेबलिंग, स्टोरेज होना, प्रॉपर उसका क्लीनिंग प्रोसेस होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा. तो वो नहीं हो रहा था. स्लगिश एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ये उगा रहे थे फिर ये उगा रहे, मतलब ऐसा नहीं कि हम एक्चुअली ऑल्टरनेट क्रॉपिंग कर रहे हैं, हम बस हाँ ठीक है अभी ये, हाँ ठीक है अभी ये. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का पुअर अडॉप्शन था. न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं था. लॉप साइडेड मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड इनफेक्टिव क्रेडिट डिलीवरी. ठीक है, मार्केटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल एक तरह की लॉप साइडेड थी जो इफेक्टिव नहीं थी और क्रेडिट इतना जल्दी नहीं मिलता था. अब बेटा क्रेडिट नहीं मिलेगा तो तुम उगाओगे कैसे चीज़ें? तुमको चीज़ें उगाने के लिए भी तो पैसा चाहिए. देन क्लाइमेट चेंज के डिस्टर्बेंस से प्राइस में वॉलेटिलिटी थी. हैवी डिपेंडेंस ऑन मानसून. ठीक है, एज ऑफ 2017-18 भी इंडिया में खाली 48% लैंड इरिगेटेड था, मतलब बाकी का 52 डिपेंड्स ऑन द. ओके. देन मार्केटिंग के इश्यूज, फुल एक्सपोर्ट हम पोटेंशियल टैप नहीं कर पा रहे थे, चैनलाइज नहीं कर पा रहे थे हमारे सरप्लस, इनएडिक्वेट पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉवर्टी एंड मैल न्यूट्रिशन हो रहा था. बहुत सारा फ्लक्चुएशंस आना. आर वी क्लियर? यस, ओके. अब मेजर्स पे आ जाओ. हमने इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया बाय फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करने लगे. हमने नबार्ड को इस्टेब्लिश किया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स. ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सफरिंग क्रॉप एंड लॉस डैमेज से हमको बचाता है. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके. देन सॉइल के हेल्थ कार्ड्स बनाना चालू किए ताकि समझ में आए फार्मर को कि भाई सॉइल की क्वालिटी क्या है, क्या उगाना, क्या करना बेस्ट रहेगा. परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए. परंपरागत मतलब जैसा हमेशा से होते आया है. एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी. फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब वाटर के लिए बेटर जस्टिफिकेशन एंड जुडिशियस यूज. जुडिशियस नहीं, जुडिशियस. ओके, मैं जुडिशियस बोल गया. माइक्रो इरिगेशन फंड ताकि हम इरिगेशन बढ़ा सके. इनैम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क्स एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज, मतलब मंडीज को एक साथ कनेक्ट कर दिया एट अ नेशनल लेवल ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके और समझ सके. देखो तुम्हें पता है इस कंप्यूटर का प्राइस मुंबई में 2 लाख है, बट दिल्ली में अगर 1.5 लाख है तो कुछ तो अलग होएगा. यस, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? जब दिल्ली का भाव होगा ना हमारे पास. ओके. देन किसान रेल फार्म प्रोड्यूस लॉजिस्टिक्स, मतलब हम कैसे रेलवे के थ्रू वो लॉजिस्टिक्स ला सकते हैं. एंड एक स्टार्टअप इकोसिस्टम जो एग्रीकल्चर के लिए काम करे वैसा. आज के डेट में इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक टू हैव एन एग्रीकल्चरल स्टार्टअप. ओके. यस बेटा, चलो.
सेकेंडरी सेक्टर पे आओ, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है? मैन पावर की शॉर्टेज है, कॉन्सिक्वेंट रिड्यूस फैक्टर प्रोडक्टिविटी है। हम इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाइज करते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इज लेस फेवरेबल, क्रेडिट अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिलती नहीं है। इंडस्ट्रियल रेगुलेशन विदाउट रेफरेंस टू कॉस्ट इफेक्टिव पॉइंट्स, इंडस्ट्रीज ऐसी ऐसी जगह पे कर दी ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट आए, बट कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमने कैलकुलेट किया ही नहीं। हैवी लॉसेस हो गए, इनएफिशिएंसीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बर्बाद। लेबर मैनेजमेंट स्ट्रेन था, मैनी लॉस ऑफ मैन आवर्स हो जाता था क्योंकि काम बराबर डिवाइडेड नहीं है या चीज़ें बराबर नहीं है। स्लो एक्सटर्नल डिमांड एंड इम्पोजिशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स पे बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स लग रहे थे। ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ जाता है, एग्जाम्पल कोविड, ठीक है। जब कोविड हुआ था तब सप्लाई पूरा ऊपर नीचे हो गया था। इन्फ्लेशन, ग्लोबल स्लो डाउन, नेगेटिव सेंटिमेंट्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होने की वजह से काफ़ी चीज़ें नहीं मिल पाती, एग्जाम्पल फाइनेंस। फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने से प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। और इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब जहाँ पे 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, वैसा सेक्टर जो था वो बहुत प्रोमिनेंट एंड बड़ा होते जा रहा था, जिसके वजह से हम लोग एज एन इंडस्ट्री सफ़र कर रहे थे। आर वी क्लियर बच्चा पार्टी? यस। नाउ you are going to take 10 minutes and read primary, secondary and tertiary sector. जो भी डाउट है सर्कल करके रखो, ठीक है। ऑलराइट बेटा, with that our chapter of Indian economy comes to an end.